अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो या उससे रेलिवेंट किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे ज़रा बता दें। सब कुछ क्लियर था लास्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई चीज़ जो ना समझ आई? आज बेसिकली आपको सर रज़ा बताएंगे एसयू के बारे में। और मैं थोड़ा सा चीज़ों को रैप अप कर दूं जो लास्ट दफ़ा हमने पढ़ी थी, और ताकि उसके बाद सर रज़ा अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड के बारे में कोई रियल एग्जांपल दे दें। क्लाउड के बारे में बेसिकली रियल एग्जांपल यहाँ पे ये है, लाइक गूगल है, ठीक है? गूगल पे आप कोई सर्च करते हैं, ठीक है? सर्च करने के बाद आपके पास डेटा आ रहा होता है। वो जो डेटा बेसिकली आ रहा होता है वो डेटा बेसिकली क्लाउड से आ रहा होता है, मतलब जहाँ पे उनका डेटा स्टोर है सर्वर के अंदर, वहां से होता हुआ आ रहा है, ठीक है? और दूसरा क्लाउड की बेसिकली एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी दुकान बनाई है, ठीक है? और उससे आप क्या कर रहे हो, या आपने फॉर एग्जांपल जमीन ली हुई है, ठीक है? जमीन ली हुई, आप क्या करते हो, रेंट पे लोगों को ना जमीन देते हो अपनी, ठीक है? और लोग उससे ना मतलब वहां पे काम करो तो अपनी दुकान बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है? और वहां पे काम करो। क्लाउड में सिम क्या होता है कि आप वो जो जो जमीन है ना जो आप दे रहे हो, और लोग आपकी जमीन से मतलब आपको रेंट दे रहे हो, आप वहां पे अपनी दुकान खोल के काम करे, वो जमीन बेसिकली डिजिटल फॉर्म में आ गई, जिसको हम क्लाउड बेसिकली कहते हैं। और उसको जब आप रेंट पे देते हो तो उससे हमें आपको मिलता है पैसा, ठीक है? आप सब्सक्रिप्शन बेस बना लो या जो हिसाब किताब है। अच्छा, लास्ट दफ़ा जो हमने बात यहाँ पे की थी, सारा कुछ हमने क्लाउड के बारे में समझा, हमने डिप्लॉयमेंट की, हमने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेसिकली एक पोर्टफोलियो था वो डिप्लॉय किया। और बेसिकली हमने लास्ट दफ़ा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई थी, और फुल स्टैक एप्लीकेशन थी, और वो कुछ आपके सामने इस तरह से दिख रही है। कुछ कमांड बेसिकली मैंने कहा था कि आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बंदे में जो डिफरेंस बनाएगा वो बेसिकली कुछ चीज़ों का होगा। अब बेसिकली यहाँ पे जहरी बात है कि जब मैंने बनाया और यहाँ पे मैं कोडेक्स बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इंस्टॉल नहीं हो रही थी लाइब्रेरीज। रीज़न क्या थी, वो लाइब्रेरी सही नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज देखने को आपको मिल रहे कि प्रोजेक्ट भी उस तरह से रन नहीं हो रहा, ठीक है? फिर मैंने बिल्ड की कमान की, बिल्ड कमान करने से कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया है, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बेसिकली रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? स्टिल अभी भी इसमें कुछ एरर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं चल रही। उनका सेम क्या प्रोसेस है कि आपको जब भी कोई एरर्स होता है ना, हमेशा याद रखना टर्मिनल के यहाँ पे एंड पे ना वो एरर्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, चीज़ें वगैरह शो हो रही है, ठीक है? कि यहाँ से आप कॉपी करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप डाल के पेस्ट करोगे, तो ये जो बेसिकली होगा आपके बिहाफ पे उन एरर्स को ना सोल्व करने लग जाएगा, ठीक है? करंटली क्योंकि इसमें छोटे छोटे एरर है, इस वजह से जो मेन वेबसाइट है वो लोड नहीं हो रही। ये जब तक उन एरर्स को सोल्व करता है तब तक हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, आपने बेसिकली वेबसाइट बना ली, ठीक है? या आपने ऐप बना लिया, उसके बाद उसको डिप्लॉय भी कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो अगला जो बेसिकली फेज आएगा वो बेसिकली क्या होगा कि आपको उसकी अच्छी एसईओ करनी होगी। अच्छी एसईओ करोगे, ठीक है? तो फिर क्या होगा, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट होगी वो रैंक करेगी गूगल के पहले पेज पे। जब रैंक करेगी तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो आप एडसेंस के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं? $500, $1000, इस तरह की, ठीक है?
आप छोटी सी भी वेबसाइट बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एआई टूल्स बना ली, ठीक है, और आप डेली बेसिस पे ब्लॉग आर्टिकल्स के ऊपर डालते हैं। ब्लॉग आर्टिकल बेसिकली जो आप टेक्स्ट वगैरह, बेसिक टेक्स्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन जो हो रही होती है ना, उसको कहते हैं। यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे अपनी वेबसाइट का ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है। ये बेसिकली ये ब्लॉग आर्टिकल्स भी आपकी एसईओ के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। लोग जिस इन्फॉर्मेशन लेनी हो यहाँ पे आके चीज़ों को देख सकता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, जब आपका ब्लॉग आर्टिकल भी अच्छा होता है और चीज़ें वेबसाइट की अच्छी होती है, तो जो गूगल होता है ना, वो आपके एडसेंस जो होता है उसको अनेबल कर देता है। उसका बेसिकली फायदा यहाँ पे क्या होता है कि गूगल आपको एड जो आपकी वेबसाइट पे दिखाता है ना, उसकी बेस पे आपको पे करता है, और वो पे काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज है, जहां तक कुछ चीज जो आप लोगों को समझना आई। क्लियर है। एडसेंस वाली बात बेसिकली यहाँ पे ये है, चलो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था एक ब्रांड का आइडिया सोचना है आप लोगों को। आप लोगों ने ब्रांड का एक आइडिया सोच लिया, ब्रांड का आइडिया कहते हैं कि आप कैलकुलेटर बनाओगे, ठीक है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर आप बनाओ। अब आपने क्या किया, जो कैलकुलेटर आपने बनाया ना, वो कैलकुलेटर आपने डिप्लॉय कर दिया उसकी वेबसाइट को। डिप्लॉय करने के बाद बेसिकली क्या हुआ, आपकी वेबसाइट इस तरह से लाइव शो होने लगी, जिस तरह मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था, और ये पोर्टफोलियो बेसिकली लाइव इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इतनी समझ आ गई इस चीज की। एक आइडिया लेके आया, उस आइडिया को आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद डिप्लॉय कर, ठीक। अब बेसिकली कहानी यहां से क्या है कि गूगल कहता है अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है, आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है कि आपके ऊपर अच्छा ब्लॉग आर्टिकल्स, अच्छे कंटेंट है, तो वो चेक करने की बेस पे ना आपके वहां पे ना एडसेंस अनेबल कर देते हैं। जब एडसेंस बेसिकली अनेबल हो जाता है तो क्या होता है कि गूगल जो है बेसिकली एड्स दिखाता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। आपकी वेबसाइट बेसिकली क्या दिखाता है, एड्स दिखाता है, ठीक है। यूट्यूब की वीडियोस आप देखते हैं, कभी देखा है कि यहाँ पे इस तरह करके आ रहा होता है स्किप एड, तो पूरा यहाँ पे करके ना ऐड दिखा रहा होता है यूट्यूब के ऊपर। वो बेसिकली वो भी एक एडसेंस की एक तरह से एग्जांपल है, वहाँ पे बेसिकली एड्स आपके दिख रहे होते हैं, और आप वो ऐड देखते हैं तो जो जिस बंदे का चैनल होता है उस बंदे को पैसे मिलते हैं, ठीक है, अगर उसके चैनल मोनेटाइज है। सेम इस तरह ही वेबसाइट के अंदर भी जब आपका यहाँ पे एडसेंस एनेबल हो जाता है, गूगल कहता है कि हाँ ठीक है, आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम बेसिकली यहाँ पे एड्स दिखाएं, इस तरह करके आपको एड्स दिख रहे होंगे। छोटे छोटे वेबसाइट पे आप जाते भी होगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल तरह के एड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे कोई कोई छोटा सा आता होगा, कोई यहाँ पे आता होगा, इस तरह करके वो जो एड्स आते हैं ना, अगर उस पर कोई बंदा क्लिक करे तो भी आपको पैसे जनरेट होते हैं, सिर्फ वेबसाइट को देखे भी तो भी आपको उस हिसाब से पैसे जनरेट हो रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आप वहां पे एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते। एसईओ के ऊपर डिपेंड्स, इसका आंसर यस भी है, नो भी है। नो बेसिकली कैसे है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो एडसेंस की अर्निंग है वो एसईओ से ही होगा। एसईओ का बेसिकली आपका फायदा यहाँ पे ये होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आती है। फर्स्ट पेज पे आने का बेसिकली फायदा यहाँ पे ये होता है कि लोग ज्यादा आते हैं, ट्रैफिक बेसिकली क्या होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा होती है। और उस ट्रैफिक का बेसिकली यहाँ पे फायदा क्या है, उसकी बेस पे लोग जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा ऐड देखे जाएगी, जितने ज्यादा ऐड देखे जाएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा अगर आता है, ऐसे होता नहीं है, डिफरेंट डिपेंड करता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, एक बंदा है, वो अगर आपका वेबसाइट पर ऐड देखता है तो आपको $1 मिलता है। आपने अच्छी एसईओ की है, आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से $500 आप कमा लेते हो, ठीक है। और मिनिमम आप $100 जो बेसिकली है विड्रॉवल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ, क्लियर है, क्लियर, गुड।
मेन मोटिव जो मेरा था आपको प्रोजेक्ट देने का, ब्रांड बनाने का, वो ये भी था कि अगर किसी का आइडिया अच्छा हो तो वो ये एडसेंस वाला काम भी कर सकता है। और वही अब एड्स जो बेसिकली एसईओ की चीजें हैं, वो बेसिकली आपको थोड़ी देर तक सर आपको बताएंगे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद करने के बाद मैं इसको यहाँ से करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से गेम्स को रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर की जो इश्यूज वगैरह है वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है। ये वेबसाइट बेसिकली आपके सामने शो हो रही है इस तरह से। डेटाबेस मेरे ख्याल से अभी तक फिलहाल सही से लगी नहीं हुई, तो आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से डेटाबेस नहीं लगी हुई। बिजनेस का नाम क्या है, बेसिकली राइजेबिलिटी में लिख देता हूँ। ठीक है। राइजेबिलिटी नंबर हम यहाँ पे कोई भी रैंडम डाल देते हैं, 92 और इस तरह करके। ठीक है। और यहाँ पे ईमेल बेसिकली example@gmail.com। और पासवर्ड भी यहाँ पे हम रैंडम जो चलिए यही दे रहा हम यही यूज कर लेते हैं। ये बेसिकली क्रिएट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इस तरह से वेबसाइट बनी है, फुल स्टैक है वेबसाइट। यहाँ से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिकन है, मैं चिकन डालता हूँ, प्राइस उसकी इतनी है। उसके बाद 1 केजी है, टैक्स इसके ऊपर इतना है। यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से आपके सामने शो। इसको एडिट करना चाहो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इनवाइसिस भी इसकी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से इनवाइसिस शो हो रही है। आइटम्स आप ऐड कर सकते हो, सेव इनवाइसिस कर सकते हो। और यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह वगैरह आप पूरी फुल स्टैक बेसिकली वेबसाइट बना सकते हो। साइन आउट करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा, साइन इन करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। तो ये बेसिकली राइजबिलिटी के नाम से आपको शो होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ। प्लीज ओवरव्यू रिवीजन ऑफ टू टॉपिक। अच्छा, मेन जो कहानी थी ना, जो मैं बेसिकली इस के अंदर कहना चाह रहा था, वो बेसिकली यहाँ पे ये मैं दोबारा इसको आता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ से 300 पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। वाइट पेज है ताकि लिखने में सा बेसिकली मेन मोटिव जो था ना मेरा, मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझाना दो चीजें। एक, आप फ्रंट एंड स्लैश बैक एंड दोनों वेबसाइट बनाना सीख गए। दोनों कैसे बनाना सीख गए? ये पोर्टफोलियो था जो मैंने लाइव किया था आपके सामने था। आपको पता चल गया कि आप इस तरह की 3 फाइल्स बनाओगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। तो आप बेसिकली क्या कर पाओगे, आप जो पोर्टफोलियो है ना, वो अपना बना सकते हैं। कोई भी फ्रंट एंड वेबसाइट बना सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए। उसका बेसिकली बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या होगा, आप फ्रीलांसिंग की कोई प्रोफाइल बनाते हैं, उनके साथ लिंक शेयर करके लोगों को दिखाओगे तो प्रोफेशनलिज्म लगता है। क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं काम करने। ये था पहला तरीका कमाने। ठीक है। अर्निंग का बेसिकली ये था पहला तरीका। इसकी समझ आ गई? आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखाए जो आपने बनाए हुए। क्लाइंट्स इंस्पायर हुआ आपसे, इम्प्रेस हुआ आपसे। ठीक है। और उसने फिर अपने काम आपसे करवाए। ठीक है। उसके थ्रू अपने अर्निंग की है, अर्निंग का पहला तरीका। क्लियर है? ओके। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, आप सास बेस्ड प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने फुल स्टैक वेबसाइट बनाई। ठीक है। फुल स्टैक वेबसाइट किस चीज की बनाई, मे बी आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। लोग मल्टीपल स्कूल वहां पे रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का मंथली बेस पे आपको रेंट देते हो, उसकी बेस पे आप कमा सकते हो। दूसरा, आपने कोई इस तरह की वेबसाइट बनाई जिस तरह एक इंटेलीटूल है या कोई वेबसाइट, वहां पे क्या है, आप आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा है वो आपकी पेड
या फिर आपके वहाँ पे टूल्स को यूज कर सके, वहाँ पे एडसेंस लगा हो, एड लगा हो, एड के थ्रू वहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, एड्स के थ्रू आप पैसा कमा रहे हो। ये बेसिकली था दूसरा तरीका अर्निंग का। इसकी समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है, गुड। अच्छा, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है अर्निंग करने का? तीसरा तरीका बेसिकली अर्निंग करने का ये है कि क्लाइंट्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के देना, ठीक है। क्लाइंट्स को बेसिकली क्या, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के देना। आप क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट कहता है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इसके मुताबिक मुझे बेसिकली एक एप्लीकेशन चाहिए, या मुझे वेबसाइट चाहिए, या मुझे कुछ जो भी चाहिए क्लाइंट को, लाइक वीडियो कहता है ऐड वाली चाहिए, ठीक है, या वो कहता है मुझे लोगो चाहिए, कुछ भी वो कहता है। तो आपका प्रोसेस बेसिकली वो सेम है। क्या सेम है? आपने जानना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट की बेस पे एआई पे डालना है, एआई पे डालने की वो चीज़ बना के देगा, वो आइडिया क्लाइंट से शेयर करना है। अगर उसको पसंद आता है तो अपनी इलुस्ट्रेटर पे या जो भी आपने वो यूज़ का टूल यूज़ करो, इसका रिस्पेक्टिव आपका टूल है। अगर वीडियो बना रहे होगे तो फिल्मोरा बेसिकली यूज़ होता है, कैप कट है, ठीक है, उस पे जाके उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको बेटर करके क्लाइंट को बेच देना है, ठीक है। इस प्राइस में, इस प्राइस में, इस प्राइस में, डिजाइनिंग किस्त में इजीली बिक जाता है। इसकी समझ आ गई? समझ आ गई इसकी? क्लियर है? गुड। चलो, अब बेसिकली ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले क्या करता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स आप बना सकते, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी मार्केटिंग ही अच्छी नहीं होगी अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंघी बनाई है, कंघी लोगों को बेची, जब लोगों को कंघी शो ही नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो कैसे आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे वो आपकी लोग आपकी चीजों को यूज करें, ठीक है। हाँ, हम इसको भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल टूल्स है, ठीक है, सर भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए बेसिकली क्या, जब तक चीजें आपकी शो ही नहीं हो रही होगी तो वो कैसे लोग आपसे काम करें, ठीक है। तो वो ही सारा कुछ जो मेन चीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली क्या है, आपकी SEO। और SEO जो बेसिकली है सर आपको यहाँ पे सिखाएगा, ठीक है। अगर सर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली आ जाएं, यहाँ से आप स्टार्ट करें और चीज़ों को एक्सप्लेन करें SEO के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा दूं। माय नेम इज मोहम्मद रजा एंड आई एम फाउंडर एंड CEO मार्कविज डिजिटल। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 5 इयर्स प्लस है। और इसी तरह यूट्यूब ऑटोमेशन जो है उसके अंदर तकरीबन 2 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। देखो, आप लोगों ने वेबसाइट बना ली, आप लोगों ने अपना कोई प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया, सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। ठीक है। जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, आप इसकी एग्जांपल यूं लो कि आप ना अपने घर के अंदर एक दुकान ओपन करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट चीजें जो है बच्चों वाली वो सेल कर रहे हो। और आपने किसी को बताया ही नहीं है कि मैं शॉप ओपन की हुई है, तो कोई भी बच्चा आपके पास नहीं आएगा। बच्चे तब आएंगे जब आप उनको दिखाओगे कि मेरे पास ये चीजें पड़ी हैं, और बच्चे फिर जो है उसको लेने के लिए आएंगे। इसी तरह हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसको पहुंचाने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
काइंडली नुमान अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें आप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बेसिकली देखो, हमने अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाना है, इस चीज को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब पहले दौर में क्या होता था कि जब हम किसी भी ब्रांड के बारे में बात करते हैं, जैसे बाटा एक ब्रांड है, ठीक है, इंडियोर एक ब्रांड है, ये सारे क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। और ये किस तरह से मार्केटिंग करते थे? जो हमारे पहले मेथड होते थे, जिसको हम जिस तरह से ये पोस्टर्स लगा देते थे, बिलबोर्ड्स लगा देते थे, लेकिन उसमें हमें नुकसान ये होता था कि वो सिर्फ कुछ लोगों तक रह जाता था। लेकिन जब से हम डिजिटल किया है हर चीज को, तब से हमारे पास जो ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी इंक्रीज हो गए हैं। और उनको पहुंचाने के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट है उन तक पहुंचाने के लिए जो मेथड्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इनोवेशन आ गई है। तो अब हम एआई के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरह से उसको मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली दो तरह से होती है, या इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड। अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बात करें ना, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है हमारी एसईओ। ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम पेड की बात करते हैं मार्केटिंग की, तो उसके अंदर हमें पे करना पड़ता है। जैसे अगर हम गूगल एड्स चलाते हैं, तो गूगल एड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गूगल को पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर मेटा एड चलाते हैं, तो हमें फेसबुक को या मेटा को हमें पे करना पड़ता है। तो मार्केटिंग बेसिकली दो तरह से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड मार्केटिंग। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे एसईओ के ऊपर। एसईओ है क्या, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स की एसईओ कर सकते हैं एआई टूल्स को यूज करके। देखो, मैंने जब सीखा था ना 2020 के अंदर या 21 के अंदर मैंने जब सीखा था, तब एआई था, लेकिन इतना ज्यादा मतलब वो कॉमन नहीं था, हर कोई उसको यूज नहीं करता था। और तब ये सोचा जाता था कि एआई आ गया, अब जितने भी स्किल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि एआई के आने से जितने भी स्किल्स हैं उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एआई के हेल्प से जो रिजल्ट हम जो है एक वीक के अंदर हासिल करते थे, वही रिजल्ट हम अब 2 दिन के अंदर हासिल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एआई के आने से कोई भी स्किल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो उतना ज्यादा फास्ट हो गया है। अब अगर हम एआई के बगैर एसईओ करेंगे, तो एसईओ तो हो जाएगी, लेकिन हम अगर मार्केट में खुद को कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। एक बंदा जो एआई को यूज करके एसईओ कर रहा है, वो 1 मंथ के अंदर हमारी वेबसाइट को अच्छी रैंक पे ले आता है। और एक बंदा जो एआई को यूज नहीं कर रहा, वो 2 3 मंथ 4 मंथ जो है ना, वो इसी खपत में लगा रहेगा कि मैं किसी तरह से रैंकिंग कर। ठीक है, तो बेसिकली एआई से हम अपने जितने भी स्किल्स हैं वो सारे के सारे उसको फास्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सर्च इंजन है, जिसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो होता क्या है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक साइंस है जो क्या करती है, सर्च इंजन्स के ऊपर हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, मतलब ये एक प्रैक्टिस है जिससे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक की क्वांटिटी और क्वालिटी जो है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, वेब सर्चेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे वेब सर्चेस हमने लिखा क्योंकि हम गूगल और मतलब वेबसाइट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर्च इंजन ओवरऑल, तो हमारा यूट्यूब जो है वो भी सर्च इंजन है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जब हम जाके सर्च बार में कोई भी क्वेरी लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड वेब वीडियोज जो है ना, वो हमारे सामने ओपन होना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो भी एक सर्च इंजन है। डिफरेंस ये है कि वो सर्च इंजन वीडियोस
के रिजल्ट परफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो गूगल है, याहू है, बिंग है, ये क्या करते हैं, ये वेबसाइट्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देते हैं। तो कोई भी सर्च इंजन है उसकी एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया होगा कभी, तो आप लोग वीडियो अपलोड करते हो, वीडियोस के ऊपर बहुत व्यूज नहीं आते। यूट्यूब जो होता है उस यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता, यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसकी एसईओ ही नहीं करते। बेसिकली अगर एसईओ की बात करें ना, तो एसईओ कह सकते हैं कि हमने उस प्लेटफॉर्म को बताना है कि हमारे पास एक चीज है जो तुम्हारे कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चीज उसको समझा देंगे, तो वो खुद ब खुद हमारी वेबसाइट हो, हमारी वीडियो हो, या हमारी कोई पोस्ट हो, उसको क्या करेगा, प्रमोट करना शुरू करेगा, या उसकी मार्केटिंग खुद ब खुद करना शुरू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर्च इंजन क्या होता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताएं। यस सर, क्लियर है। ओके, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, मैं बात करूंगा ना जब सर्च इंजन की, तो आपने ये नहीं सोचना कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसी सिर्फ गूगल की बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हम जो है ना स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। जब हम सर्च इंजन की बात करेंगे तो सारे प्लेटफॉर्म जो है ना उसके अंदर कवर हो। बेशक वो यूट्यूब है, बेशक वो गूगल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑब्वियसली। तो वो डिफरेंस जहां जहां पे आएगा मैं वो आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ सर्च इंजन्स। अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल जो था ना वो स्टार्ट में सर्च इंजन की फॉर्म में काम नहीं करता था। गूगल जो था वो काम करता था डायरेक्टरीज की फॉर्म। अब डायरेक्टरीज की एग्जांपल कैसे लेते हैं, देखो हम एक रूम के अंदर ना एक कबर्ड बनाते हैं, और उस कबर्ड के अंदर ना हमने 4 बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, हर बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया, एक बॉक्स के ऊपर लिखा मैंने ड्रेसेस, एक के ऊपर लिखा मैंने शूज, एक के ऊपर मैंने लिखा ज्वेलरी लिख दिया फॉर एग्जांपल, एक के ऊपर मैंने वॉचेस लिख दिया। अब मैं आता हूँ अपने घर के अंदर, उस रूम में जाता हूँ और मुझे लगता है यार मेरी ना घड़ी जो है ना ये मैं चेंज करता हूँ। मैं उस कबर्ड के सामने जाता हूँ, कबर्ड के सामने जाके मैं क्या करूंगा, वॉचेस वाला जो ड्रॉअर होगा ना उसको ओपन करूंगा, और उसमें से एक घड़ी जो है या वॉच उसको उठा के पहन लूंगा। इसी तरह अगर मुझे ड्रेस चाहिए होगा, कि मैं चाहता हूँ ड्रेस चेंज करूँ, तो मैं उस कबर्ड के सामने जाऊंगा, जाके जो ड्रॉअर होगा ड्रेसेस वाला उसको ओपन करूंगा, उसमें से एक ड्रेस निकाल के चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह गूगल जो था ना उसने अपनी डायरेक्टरीज बनाई हुई थी, और उस डायरेक्टरीज के अंदर कुछ वेबसाइट मौजूद होती थी, और सेम उसी नीश के रिलेटेड होती थी। जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि वेबसाइट्स का नंबर बहुत कम था। जैसे अगर हम फूड की बात करें तो 10-15 वेबसाइट्स फूड के ऊपर होंगी, 10-15 जो है वो मेडिसिन के ऊपर होंगी, इसी तरह 10-15 ब्लॉग्स होंगे। तो जब इतनी क्वांटिटी थी तो वो क्या करता था, फूड के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती थी ना उसको एक डायरेक्टरी के अंदर रख देता था। मेडिसिन के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होती थी उनको एक डायरेक्टरी के अंदर रख देता था। इसी तरह ब्लॉग्स और उसकी कैटेगरीज बना देता था। तो जब मुझे फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता था कि फूड के रिलेटेड कोई क्वेरी होती थी मेरी, या कुछ जानना चाहता था, तो मैं क्या करता था, गूगल के ऊपर जाता था, और गूगल के ऊपर वो डायरेक्टरी ओपन करता था जिसके ऊपर फूड लिखा होता था, और मैं वो फूड वाली डायरेक्टरीज को ओपन करके उसमें जो 10-15 वेबसाइट्स थी उनमें से कोई भी ओपन करके अपना कंटेंट कंज्यूम कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर इनोवेशन आती गई, नंबर्स जो थे वेबसाइट के बहुत ज्यादा इंक्रीज होते गए। अब ऑलमोस्ट तकरीबन 3-4 बिलियन प्लस वेबसाइट जो है ना वो अभी तक बन चुकी हैं, रजिस्टर्ड हैं जो गूगल के ऊपर। अच्छा, यहाँ से एक और चीज भी आपको मजे की बताऊं, कि आप देखो कि गूगल के ऊपर अगर 3-4 बिलियन वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए उनको एसईओ एक्सपर्ट भी चाहिए होंगे। अगर वो एसईओ एक्सपर्ट हमारी मार्केट के अंदर देखें तो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि एसईओ जो थी वो एक ऐसा स्किल था जिसके अंदर बहुत सारे और स्किल्स आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो, ये ये देखो, अब ये एसईओ है ना, इसके अंदर अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ना कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स एक पूरा अपने आप में एक स्किल है। इसी तरह ऑन पेज की अगर बात करते हैं तो ऑन पेज भी अपने आप में एक पूरा स्किल है। ठीक है, अगर हम ऑन पेज के अंदर भी चले जाते हैं तो
जो बंदा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे लिख सकता है ना, तो वो भी मार्केट के अंदर अपनी पूरी स्पेस बना सकता है। ठीक है। इसी तरह ऑफ पेज के अंदर चले जाएं या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ के अंदर चले जाएं, तो ये एक स्किल्स जो है ना एसईओ, इसके अंदर हजारों स्किल्स मौजूद है। और इतने मतलब उसके अंदर डिमांड है हर स्किल की, कि अगर आप इनमें से कोई एक भी पकड़ लेते हो ना, तो आप जो है ना मार्केट के अंदर अपनी स्पेस बना सकते। अच्छा खैर, तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि इतनी सारी वेबसाइट्स बन गई, तो अब इतनी सारी वेबसाइट्स को डायरेक्टरीज के अंदर हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो फिर क्या किया, गूगल ने अपना सर्च इंजन जो था ना उसको लॉन्च किया। अब सर्च इंजन के अंदर क्या होता है कि हम गूगल के ऊपर जाके कोई भी क्वेरी करते हैं, उस क्वेरी के रिलेटेड हमें वो जो मैक्सिमम उससे मिलता जुलता रिजल्ट होता है ना, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एसईओ जो है, इसको एक और तरह से हम समझते हैं। देखो, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस के अंदर मैंने रखे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स रखे हैं, समझ लो ऐसे आप। उन इन्वेस्टर्स का काम ये है कि उन्होंने कस्टमर्स को डील करना है। ठीक है। अब मेरे पास कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, और जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे पास चंद एक इन्वेस्टर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, उन इन्वेस्टर्स को क्या गाइड करूंगा, क्या चीज ऐसी बताऊंगा जो मेरे लिए बेहतर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको यही कहूंगा कि जब आप किसी कस्टमर को डील कर रहे हो ना, तो उसको बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है मेरे बिजनेस के बारे में। ठीक है, ताकि वो लोग दोबारा भी मेरे पास आए और दोबारा से भी मेरे साथ डील करें या मेरे कस्टमर बने। ठीक है। तो सेम इसी तरह जो गूगल है ना, वो भी एक बिजनेस है। अब वो बिजनेस किस तरह से है, जब मैं गूगल के ऊपर जाके कोई भी चीज सर्च करता हूँ, किसी भी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ ना, तो उस वेबसाइट के अंदर एड रन हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे एड एक चल रहा होगा, एक नीचे बॉटम पे होगा, एक इधर होगा, तो इस तरह से एड्स प्लेस किए होते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब जो मैं हूं, यूजर है जो इसने क्वेरी की थी, वो उन एड्स को देखता है। अगर उन एड से वो मतलब कन्वर्ट होता है, तो वो कस्टमर बन जाता है और उससे फिर गूगल को पैसे चले जाते हैं। ठीक है। तो गूगल का कस्टमर कौन होगा, यूजर जो क्वेरी करेगा, और वो किसके ऊपर आएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल जो है वो खुद ये कहता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट अच्छी बनाओगे, अगर आप वेबसाइट की एसईओ करोगे, तो मैं खुद तुम्हें प्रमोट करूंगा। क्योंकि जब तुम्हारी वेबसाइट अच्छी होगी, मेरा यूजर उसके ऊपर आएगा, उसको अच्छा लगेगा कंटेंट, तो वो दोबारा भी मेरे पास आएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एसईओ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमने अपनी वेबसाइट के रिलेटेड बताना है गूगल को कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारा कस्टमर इसके ऊपर आएगा तो उसको हर तरह से मैं सेटिस्फाई करूंगा। जब हम ये चीज गूगल को इंश्योर करवा देंगे, तो गूगल जो है वो हमें टॉप पे लेके आना शुरू कर देगा। जैसे मेरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैं शूज सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो शूज वाली जब वेबसाइट के बारे में कोई भी क्वेरी करेगा, तो गूगल खुद ब खुद मेरी वेबसाइट ऊपर लेके आएगा, पहले नंबर पे लेके आएगा। अब पहले नंबर पे आना क्यों है, सोचो जरा। पहले नंबर पे इसलिए आना है क्योंकि जब हम कोई भी गूगल के ऊपर जाके ना सर्च करते हैं, तो हम या तो पहली वेबसाइट ओपन करते हैं, या दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, या तीसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जो नीचे वेबसाइट्स होती हैं हम उनको ओपन नहीं करते। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर व्यूज चाहिए, या अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजर को लेके आना है, तो हमें टॉप पोजीशंस के ऊपर आना है। तो टॉप पोजीशंस के ऊपर आने के लिए हमें एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ बेसिकली वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमें गूगल को बताने के लिए यूज करते हैं कि हमारी वेबसाइट अच्छी है और आपका यूजर यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। ठीक हो गया। और एसईओ के अंदर आगे तीन जो है, उसको कैटेगराइज कह लो, या फिर हम कह सकते हैं कि तीन हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। एक होती है ऑन पेज, एक होती है ऑफ पेज, और एक होती है टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या है, देखो हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, उस वेबसाइट के ऊपर जो यूजर को नजर आ रहा है ना, जो कुछ यूजर को नजर आ रहा है, वो सारा का सारा उसका ऑन पेज के अंदर आ जाता है। जैसे गूगल के ऊपर जाके हम कोई भी क्वेरी करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अगर लिखते हैं, तो उसके रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब उन वेबसाइट के अंदर जो पहली चीज मैं नोटिस करता हूँ, वो क्या होती है,
बताओ जल्दी से। आप लोग बताओ कि वेबसाइट के ऊपर जाके जो पहली चीज मैं नोटिस करता हूँ वो क्या होती है। यूआई नहीं तो जो टॉप पर नेम्स वगैरह आता है वेबसाइट का, नहीं वेबसाइट का नाम भी नहीं देखता मैं। चलो मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या देखता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर पे क्या चीज देखते हैं, ये देखते हैं, इसको कहते हैं मेटा टाइटल। ठीक है, और ये ऑन पेज के अंदर आता है। देखो अब हम ऑन पेज की बात कर रहे हैं, जो जो चीज मैं यहाँ पे देख सकूंगा ना वो सारी ऑन पेज के अंदर आएगी। ये हो गया जी मेरा मेटा टाइटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी यूजर ने आपकी वेबसाइट पे विजिट करना है ना तो उसने पहली चीज क्या देखनी है, ये मेटा टाइटल देखना है। अगर आपका मेटा टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे, अच्छा ये आपने परेशान नहीं होना, ये सारे टूल्स हैं जिससे हम एसईओ जो है ना वो हेल्प करते हैं ये एसईओ के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज मैं देखता हूं वो होती है ये चीज, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इज डिजिटल मार्केटिंग इज यूज टू यूज ऑफ वेबसाइट एप्स मोबाइल सोशल मीडिया सर्च इंजन और अदर डिजिटल मीन्स टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि मैं इतना सारा रीड तो नहीं करता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे पहली पहली चीजें नजर आती हैं। और देखो यहाँ पे हम दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो चीज यहाँ पे करनी है, ऑन पेज करनी है या ऑफ पेज करनी है या टेक्निकल एसईओ करनी है, वो सिर्फ यूजर के लिए नहीं करनी, वो हमने गूगल के लिए भी करनी है। तो अगर यहाँ पे मैं ये चीज लिख रहा हूँ, बेशक आप लोग नहीं पढ़ते होगे, बेशक यूजर नहीं पढ़ता, लेकिन ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो गूगल है ना, वो गूगल भी इसी चीज को आके रीड करता है, फिर आपकी वेबसाइट पे जाता है। अब आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि गूगल कैसे काम करता है, फिर आपको आइडिया होगा कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन टर्म्स ऑफ हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं वीडियोस कोई भी आती है तो उसका हमें थंबनेल और टाइटल नजर आता है। तो आपने सुना होगा कि टाइटल जितना अच्छा होगा उतने ही ज्यादा व्यूज आते हैं। क्यों ज्यादा व्यूज आते हैं? क्योंकि जितना टाइटल अट्रैक्टिव होगा लोग उसको क्लिक करेंगे और उसको वीडियोस को देखेंगे। इसी तरह वेबसाइट को ओपन करने से के लिए जो यूजर होता है वो उसकी मेटा टाइटल को देखता है और मेटा डिस्क्रिप्शन को देखता है। फिर मैंने इसको कर लिया जी ओपन। ओपन करने के बाद ये जो मेरे सामने सारा नजर आ रहा है इंटरफेस, इस चीज को ऑन पेज एसईओ में काउंट करते हैं। एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, और उसके बाद ये सारा कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट यूज हुआ होता, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट यूज हुआ होता जो बहुत ज्यादा छोटा होता, या बहुत ज्यादा जो है ना वो उसका फॉन्ट इस तरह से होता कि रीडेबल ना होता। ठीक है, इस तरह से जो इश्यूज आते हैं वो सारे के सारे ऑन पेज एसईओ के अंदर हम कवर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ है कि हमने वो प्रैक्टिसेस करनी है जो सिर्फ और सिर्फ गूगल को पता चले। ठीक है, उसमें यूजर जो है उसका इंटरफेयर नहीं होगा, यूजर को उस चीज के बारे में नहीं पता होगा कि ये क्या है, लेकिन वो हम स्पेसिफिकली और ओरिजिनली हम किसके लिए करते हैं? गूगल के लिए, ताकि गूगल को पता चले कि हाँ भाई ये वेबसाइट अच्छी है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी वेबसाइट के ऊपर आओ, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी थी डीए। ठीक है, डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे होगे डोमेन अथॉरिटी के नीचे, यहाँ पे बैकलिंक्स के बारे में। ठीक हो गया, ये दो चीजें आपने देख ली। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी क्या है?
डोमेन किसको कहते हैं? ये जो वेबसाइट है इसका ये जो इतना पार्ट है इसको डोमेन कहते हैं। ये उस वेबसाइट के नाम को कहते हैं डोमेन। ठीक है, सिंपल लफ्जों में। तो यहाँ पे इस डोमेन अथॉरिटी का जो स्कोर है वो है 92, और उस आउट ऑफ 100। मतलब ये गूगल एक क्राइटेरिया देता है या गूगल एक पैरामीटर हमें देता है, और उस पैरामीटर पे रख के वो वेबसाइट को चेक करता है, और चेक करने के बाद हमें एक स्कोर देता है जिस स्कोर को हम डोमेन अथॉरिटी का नाम देते हैं। अब डोमेन अथॉरिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही ज्यादा हमारी वेबसाइट अच्छी होगी। ठीक है, जितनी फिर भी डोमेन सर ये अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी फिर दोबारा समझाइए। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी क्या है? गूगल क्या करता है, उसने एक पैरामीटर बनाया। उसने वेबसाइट्स को जांचने के लिए कि ये वेबसाइट कितनी अच्छी है, एक पैरामीटर बनाया, और उस पैरामीटर पे रख के उस वेबसाइट को उसने स्कोर करा। ठीक है, जैसे जज क्या करते होते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं कि हाँ भी इसकी पेंटिंग के अंदर ना ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, और सारी पेंटिंग को एनालाइज करके एक स्कोर देते हैं आउट ऑफ 10। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर गूगल क्या करता है, उसको एनालाइज करके हर चीज उसकी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल हर चीज को चेक करने के बाद एक स्कोर देता है आउट ऑफ 100, और उस स्कोर को हम नाम देते हैं डोमेन अथॉरिटी का। अब डोमेन अथॉरिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही ज्यादा हमारी वेबसाइट अच्छी काउंट होगी। आउट ऑफ 100 अगर एक है किसी का डोमेन अथॉरिटी, इसका मतलब वो वेबसाइट बहुत ज्यादा वीक है। और अगर उसका जो डोमेन अथॉरिटी 100 है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हाईली वो अच्छी वेबसाइट है। ठीक हो गया। दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जी, बैकलिंक्स का। अब बैकलिंक्स क्या होता है? देखो, मैं अब एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट के ऊपर डोमेन अथॉरिटी जो है वो 0 है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डोमेन अथॉरिटी जो है ना उसको इंक्रीज करूं। इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, मैं ना कॉल करूंगा इस वेबसाइट को, इस इन्वेस्टोपीडिया को। मैं कहूंगा जी आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा दो तो मेरी जो है ना उसके लिए मैं आपको करूंगा पे। ठीक है, मैं उसको कॉल करके कह देता हूँ जी आप मेरी वेबसाइट का लिंक लगाओ, मैं आपको पे करूंगा, और वो मेरी वेबसाइट का लिंक लगा देता है। तो जब यूजर उसकी वेबसाइट पे जाएगा, जाने के बाद उस वेबसाइट के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो उस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है ना वो मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ आने से मुराद ये नहीं है कि उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी उतनी रहेगी, लेकिन मेरी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इसको इस तरह से समझो कि अगर हम एक एसी लेना चाहते हैं, ठीक है, और हम ना यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करते हैं कि बेस्ट एसी इन पाकिस्तान, और हमारे सामने ना फवाद खान भी आ जाता है, वो भी एक एसी की जो है ना एडवर्टाइज कर रहा होता है, एक आ जाती है मायरा खान भी आ जाती है। तो जब मैं देखता हूँ ना कि मायरा खान यार इसकी प्रमोशन कर रही है, इसका मतलब ये अच्छा होगा। ठीक है, अब हमें तो ये चीज पता है क्योंकि हमने इस चीज को एनालाइज किया हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो खुद बेशक वो यूज नहीं करते, लेकिन वो उसकी प्रमोशन के लिए पैसे लेते हैं। लेकिन उस चीज को छोड़ दो, अभी फिलहाल हमने ये चीज पे फोकस करना है कि मायरा खान जो है ना वो उस एसी को यूज करती है। तो जब मायरा खान उस चीज को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब है कि वो चीज अच्छी है। तो सेम इसी तरह जब ये इतनी अथॉरिटी वाली वेबसाइट मेरी वेबसाइट को शेयर कर रही है, मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा रही है, तो गूगल को साइन जाता है कि भाई ये वेबसाइट जो है ना अच्छी है, क्योंकि अच्छी वेबसाइट इसको प्रमोट कर रही है, या अच्छी वेबसाइट के थ्रू जो विजिटर्स हैं इसके पास जा रहे हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मायरा खान के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ना। फर्क किसके ऊपर पड़ना है? मेरी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक बड़ी वेबसाइट से ले रहा हूं, तो मेरी वेबसाइट का जो अथॉरिटी स्कोर होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उस वेबसाइट का सेम रहेगा। ठीक हो गया? समझ आ गई इधर तक? यस सर। ओके, उसके बाद आ जाएगा जी टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ क्या है? देखो, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ना बहुत सारी चीजें जो है वो बैकएंड्स के अंदर उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर हम कोडिंग से कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो जब कोडिंग से वेबसाइट बनाएंगे सीएसएस के अंदर या एचटीएमएल के अंदर, जावास्क्रिप्ट की जिससे भी बनाए, तो हमारे पास ना हम कोड लिखते वक्त एक एक लाइन छोड़ भी देते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी हम उसके अंदर ना स्पेस जो है उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो इस तरह से इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं।
बाज दफा जो है ना स्पीड का मसला आ जाता है। ठीक है, बाज दफा जो पिक्चर्स होती हैं वो लोड नहीं हो पाती, जिसको लेजी लोड कहते हैं वो। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ना वेबसाइट पे, उन वेबसाइट्स के इश्यूज को हम टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन काम कैसे करते हैं? देखो, ये वही चीज जो आपको मैंने पहले बताई कि जब हम एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि ये वेबसाइट का टाइटल हम सिर्फ यूजर के लिए लिख रहे हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट गूगल के लिए भी है। अब वो किस तरह से, वो हम यहाँ पे समझते हैं। जो सर्च इंजन होते हैं ना, बेशक वो यूट्यूब का है, बेशक वो गूगल का है, बेशक किसी का भी है, उसने काम करना है तीन तरह से। पहले उसने क्रॉल करना है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो हमारी वेबसाइट को वो क्रॉल करेगा, फिर वो उसको इंडेक्स करेगा, फिर जब कोई भी क्वेरी होगी तो वो उसको रिजल्ट में डिस्प्ले करेगा। अब क्रॉल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। देखो, ये है गूगल के क्रॉलर्स, गूगल के बॉट्स, गूगल के स्पाइडर्स। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो ये गूगल का एक क्रॉलर है। ठीक है, ठीक है, एक स्पाइडर है। वो क्या करता है, जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं ना, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाता है। जब वो उस वेबसाइट के ऊपर जाता है ना, तो सबसे पहले किस चीज को देखता है, उनके यूआरएल्स को। आपने देखा होगा कि यूआरएल्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत सारी वेबसाइट्स के बहुत अजीब अजीब होते हैं। तो यूआरएल जो होते हैं ना, उनको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे ये देखो, कितना बड़ा यूआरएल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अच्छा, वो यूआरएल के बाद जाता है मेटा टाइटल पे, मेटा डिस्क्रिप्शन पे, फिर वो जाता है वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट को पूरी को एनालाइज करता है कि ये वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड है, और कितनी अच्छी या कितनी इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है। जब वो सारी चीजें देख लेता है, समझ लेता है, एनालाइज कर लेता है, तो फिर वो क्या करता है, उस वेबसाइट को जाके अपने डेटाबेस पे इंडेक्स कर लेता है, या स्टोर कर लेता है, या अपनी डेटाबेस के अंदर जाके रख देता है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इंडेक्सिंग का। वेबसाइट पे आके उसको अंडरस्टैंड करना क्रॉलिंग हो गया। अपनी वेबसाइट, उस वेबसाइट को अपने डेटाबेस के अंदर रखना इंडेक्सिंग हो गया। और जब कोई भी बंदा आके, यूजर आके क्वेरी करेगा, तो गूगल के जो स्पाइडर्स हैं या गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो क्या करेगा, उस डेटाबेस में जाएगा, और वहां पे जाके देखेगा कि उस क्वेरी के रिलेटेड सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा है, और वो जाके फिर वो उस यूजर को दिखा दे। ठीक हो गया? यहां तक आ गई समझ? यस सर। ओके। अब देखो, यहां तक हमने पढ़ा कि सर्च इंजन, और सर्च इंजन क्या होता है, किस तरह से सर्च इंजन काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब मैं आपको जितनी भी इनके अंदर चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दूंगा, और उनको देखूंगा कि किस तरह से एआई के थ्रू हम इसको आसान करके कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे है कीवर्ड। जब हम एक वेबसाइट बनाने का सोच रहे होते हैं ना, तो उस सोचने से पहले भी हम एक रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है, एक वेबसाइट बनानी है, और उसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, या अगर यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने एक चैनल बनाना है, तो चैनल बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा कि मैंने किस चीज के ऊपर चैनल बनाना है। मैंने कुकिंग का चैनल बनाना है। सर, आपकी सिर्फ गूगल वाली की स्क्रीन को विजिबल। यस सर, स्लाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, ये आप लोग पहले बताते। चले, अब शो हो रही है? सर, ये चैट में किसी ने क्वेश्चन भी किया है इस पर। इन्वेस्टोपीडिया को डोमेन अथॉरिटी बोलेंगे या इस तरह कुछ क्वेश्चन। इन्वेस्टोपीडिया को डोमेन अथॉरिटी बोलेंगे? नहीं, इन्वेस्टोपीडिया को डोमेन अथॉरिटी नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। ये देखो, ये ना एक टूल यूज होता है जिसको कहते हैं मोज बार। ठीक है, मोज बार एक टूल है जो हमें डिफरेंट चीजें बताता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखो, कीवर्ड रिसर्च जब हमने स्टार्ट करनी है, तो उसके अंदर हमें और
टूल जो है वो सारे यूज होते हैं, तो वो हम देखते हैं आगे जाके। यहाँ पे आप समझो कि एक टूल है जो क्या करता है, हमें वेबसाइट्स का डाटा देता है कि ये वेबसाइट कितनी अच्छी है, इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी वेबसाइट्स को ये रेफर कर रहे हैं, कितनी डोमेन्स को ये रेफर कर रहे हैं, या इसके ऊपर कितने लिंक्स लगे हुए हैं और वेबसाइट्स। सिंपल लफ्जों, तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टोपीडिया नहीं है, इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 92 है। या हम कह सकते हैं कि गूगल की नज़रों में इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट जो है ना वो 92% अच्छी है 100 में से। ठीक है। इसी तरह नीचे एक वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये है जी एडोब फॉर बिजनेस। अब इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 96 है। नीचे चले जाते हैं, इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 51 है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, और मोस्ट बार एक टूल है, एक एक्सटेंशन है जो हमें डिफरेंट डाटा जो है ना वेबसाइट्स का प्रोवाइड करता है। उस डाटा में से एक है डोमेन अथॉरिटी, जो ये बताती है कि ये वेबसाइट गूगल की नजरों में कितनी अच्छी। ठीक हो गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। मैं ये बता रहा था कि अगर हम एक YouTube का चैनल बनाते हैं, अगर हम YouTube के अलावा गूगल की बात करें, गूगल के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस चीज के ऊपर वेबसाइट बनाऊं या किस चीज के ऊपर अपना चैनल बनाऊं। तो उस चैनल की रिसर्च के लिए, उस वेबसाइट की रिसर्च के लिए जो चीज हम करते हैं उसको कहते हैं नीश रिसर्च। ठीक है, नीश रिसर्च। नीश बेसिकली क्या है? एक टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर मैंने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब का चैनल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर ना व्लॉगिंग करूंगा। अब व्लॉगिंग की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। कौन सी व्लॉगिंग करूंगा? मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना वो फूड व्लॉगिंग करूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं डिफरेंट चीजें जो है ना कर सकता हूँ। फूड व्लॉगिंग हो गया, जिस तरह से बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सारी चीजें। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैं इनमें से सिर्फ फूड के ऊपर कंसंट्रेट करूँ। ठीक है, इसी तरह वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जो एआई के ऊपर बात करेगा। अब एआई के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करूंगा। मैं कहता हूं कि मैं टेक्नोलॉजी और एआई के रिलेटेड बात करूंगा, तो मतलब एआई जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से चेंज लेके आ रहा है, मैं इसके ऊपर बात। ठीक है, तो इस तरह एक टॉपिक फाइंड कर लेना और उस टॉपिक के ऊपर फिर अपनी वेबसाइट बनाना, इसको कहते हैं नीश रिसर्च। उसके बाद, नीश रिसर्च के बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। अब देखो, ये वेबसाइट मैं बनाई है, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने पहला आर्टिकल लिखा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, अब ऐसे नहीं मैं करूंगा कि मैं जाके डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना एक पूरा का पूरा वो लिख दूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके रिसर्च करूंगा कि क्या लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं। लोग ये सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लोग ये सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सर्चेस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन सारी सर्चेस को उठाऊंगा, उनमें से जो मेरे टॉपिक के रेलिवेंट होगा ना, सॉरी, टॉपिक के रेलिवेंट जितनी सर्चेस होंगी, उन सर्चेस को मैं अपने इस ब्लॉग के अंदर यूज कर। ठीक है, मैंने क्या किया, टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिर मैं कहता हूं कि अब मैं ब्लॉग लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने ब्लॉग फॉर एग्जांपल लिखा कि एआई जो है वो किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चेंज लेके आता है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि सिर्फ इस एक कीवर्ड को उठा के इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दूंगा, ऐसे नहीं करना। मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके देखूंगा कि लोग एआई और डिजिटल के बारे में क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या सर्चेस कर रहे हैं। तो मैं वो सारी सर्चेस उठा के एक शीट में लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनको टूल्स के अंदर ऐड करूंगा, और टूल्स फिर मुझे उन कीवर्ड्स का डाटा बताएगा। ठीक है, टूल क्या करेगा, फिर मुझे उस कीवर्ड्स का डाटा बताएगा। अगर हम यहाँ पे पीछे जाते हैं, देखो यहाँ पे एक
हमने जो है ना एसईओ के एक नाम की एक एक्सटेंशन है, वो हमने यूज की थी। अब वो यूज करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम ले रहा है, सर्चिंग करके वो क्या करेगा ये उसने बता दिए। खैर ये जो है हमारे पास डाटा आ जाता है। ठीक है, ये काफी सारी लगी हुई है एक्सटेंशन, इस वजह से ओवर लैप हो गया है। तो यहाँ पे ये हमने कीवर्ड लिखा था। अब ये जो टूल्स होते हैं ये बताते हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर कितना वॉल्यूम है, कितने लोग इसको मंथ में सर्च करते हैं। वो बताता है टूल हमें कि कितना मुश्किल है इसके ऊपर रैंक करना। इसके ऊपर अगर हम एसईओ करते हैं तो वो कितनी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो नजर आ रहा है ये सर्च वॉल्यूम है, जो पाकिस्तान के अंदर जो है शो करवा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मंथली इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज हो रही हैं, उसको इसने बता दिया। इसी तरह यहाँ पे भी है। खैर, तो हमारे पास कीवर्ड जब आता है तो उसको हम यूज करते हैं, टूल्स के अंदर लेके जाते हैं। टूल्स फिर उनका पूरा डाटा देते हैं कि इनका की रिसर्च वॉल्यूम इतना है, इनका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना कितना मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर हम उन पूरी सर्चेज में से जो मैंने लिस्ट बनाई थी उनमें से कुछ वेबसाइट जो है कुछ सर्चेज जो हैं या कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैं फाइनलाइज करता हूँ जो मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया पे पूरा उतरने से क्या मुराद है कि मैं अब एक ऐसा कीवर्ड यूज कर लूं जिसके ऊपर रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर मैं रैंक करना बहुत ज्यादा मेरे लिए उस कीवर्ड पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि अब ये एसईओ जो है ना इसके लिए हमें अगर 20 से 30 घंटे भी चाहिए होना तो वो भी कम है, क्योंकि ये इतनी वास्ट फील्ड है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज आ जाए। और अगर आप आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि अगर एसईओ के अंदर अपनी जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहे तो फिर वो इसके अंदर इजीली जा सके, क्योंकि उसको सारा पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने कीवर्ड डिफिकल्टी का। अब किसी भी कीवर्ड का, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड का जो केडी होगा, कीवर्ड डिफिकल्टी होगी, वो आउट ऑफ 100 होगी। अगर वो 95 है तो इसका मतलब है वो कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उसकी केडी जो है वो 20 होगी या 20 से कम होगी तो इसका मतलब है वो वेब उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं वो वाले अपना एक क्राइटेरिया बना लूंगा सर्च वॉल्यूम का भी कि इससे कम सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड नहीं लेना, इससे कम ज्यादा वाला केडी वाला कीवर्ड नहीं लेना। ठीक है, इसी तरह मैं बहुत सारी चीजें अपने पास एक क्राइटेरिया बना लूंगा, और जो कीवर्ड्स उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे उन कीवर्ड्स को यूज करके मैं क्या करूंगा, आर्टिकल लिख लूंगा। ठीक है, आर्टिकल जब लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक कंटेंट राइटर हायर करूंगा, वो सारी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद वो हमें एक आर्टिकल लिख के देगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब से हमारे पास एआई आया है हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, चैट जीपीटी पे जाके अपना क्राइटेरिया दे देता हूँ कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के ऊपर इस टॉपिक के रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स फाइंड करके दो। तो वो क्या करता है, फिर मुझे उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे फाइंड करके दे देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मैं क्या करूंगा, जो वो मुझे कीवर्ड निकाल के देगा चैट जीपीटी, उन कीवर्ड्स को यूज करूंगा, और यूज करने के बाद मैं जनाब अपना आर्टिकल लिखूंगा। अब पहले मैं क्या करता था, कंटेंट राइटर हायर करता था। ठीक है, कंटेंट राइटर हायर करता था, वो रिसर्च करता था, उसको मैं पैसे देता था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा या क्लाउड के पास जाऊंगा या जो भी अच्छा हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा उसके पास जाऊंगा उसको जाके मैं सारी की सारी डिटेल दूंगा,
कीवर्ड्स, डिफरेंट वेबसाइट्स निकाल के उनमें से जो टॉपिक्स निकाल के हेडिंग्स निकाल के दूंगा कि हर हेडिंग जो है ना मेरे टॉपिक के अंदर कवर हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एआई से लिखा हुआ कंटेंट जो है वो गूगल रैंक करता है, लेकिन तब रैंक करता है जब आपका कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। आपके कंपेटिटर से बहुत ज्यादा कंटेंट अच्छा होगा तो वो रैंक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपका कंटेंट और आपके कंपेटिटर का कंटेंट एक जैसा है या उससे लो है तो वो आपका ऑब्वियसली रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो किस तरह से कंटेंट लिखते हैं वो बहुत लंबा एक चीज है कि किस तरह से आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, फिर उनमें से अ, अपना ब्लॉग्स किस तरह से उनकी हेडिंग्स फाइंड करनी है, वो बहुत सारी लंबी चीज है। यहाँ तक एक चीज आपको समझ आ गई। अब हम एक और चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है तो मुझे ना थंब भेजो, फिर हम आगे चलें। अच्छा, सिर्फ एक बंदे को ही समझ आई है? बाकी भी करो थंब ताकि सबका पता चले। ओके। अच्छा जी, अब हमने एक तो ये चीज पढ़ ली। ठीक है, देखो यहाँ पे हम जो आज जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। एक तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देख लिया। अब मैं आपको एक और स्किल बताता हूँ जो एआई के हेल्प से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। और उस स्किल का क्या नाम है? उसका नाम है यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है कि हम एआई की हेल्प से वीडियोस, एआई की हेल्प से स्क्रिप्ट, एआई की हेल्प से हम ऑडियो या वॉइस ओवर, एआई की हेल्प से हम जितनी भी एसईओ है वो करके अपना एक चैनल बनाते हैं और उस चैनल से फिर हम अर्निंग करते हैं। ये भी एक स्किल है। ठीक है, और ये एक छोटा मोटा स्किल नहीं है। जो लोग YouTube ऑटोमेशन समझते हैं और करते हैं वो इसको एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर इतना इतना स्कोप है, इतनी डिमांड है कंटेंट की कि आपकी सोच है। ठीक है, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना उससे बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जितना भी कंटेंट होगा वो कम है। ठीक है, तो YouTube ऑटोमेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम एआई की हेल्प से एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस स्क्रिप्ट के ऊपर वॉइस ओवर करवाते हैं, उस स्क्रिप्ट के लिए हम वीडियोस या पिक्चर जो हैं वो एआई से बनवाते हैं, और उस एआई को यूज करके हम उसका थंबनेल बनाते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं और हमारा मोनेटाइज हो जाता है चैनल, और उसके बाद एडसेंस से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक और पॉइंट है। हम एआई के थ्रू हर चीज कर लेंगे, लेकिन इसको एआई के थ्रू हम उसकी एसईओ नहीं करेंगे। एसईओ करेंगे जो चीजें हमने सीखी हैं कि किस तरह से उसका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, किस तरह से उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम जब खुद करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई तो हमारी वीडियोस ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाए। ठीक है, अभी आपको मैंने मेथड जो वर्क फ्लो है गूगल का वो बताया, सर्च इंजन का बेसिकली आप समझ लो कि वर्क फ्लो बताया। तो अगर हम उस वर्क फ्लो के थ्रू उसको मद्देनजर रख के अपनी वीडियोस को, अपनी वेबसाइट्स को, या कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रैंक करेगा। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। ठीक है, इस स्किल के अंदर, और एसईओ जो है वो हम एआई के थ्रू बहुत ज्यादा आसान कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक और स्किल आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आप लोग किसी और का प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केटिंग करो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग दो तरह से होती है, पेड और ऑर्गेनिक। पेड में क्या करते हो कि आप उस प्रोडक्ट का, जो किसी का प्रोडक्ट है उसका आप ऐड चलाते हो और ऐड के नीचे अपना अफिलिएट लिंक लगा देते हो। तो जो भी बंदा उस लिंक से जाके वो शॉपिंग करता है आपको उसका कमीशन मिल जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम एआई के थ्रू वही जो काम है जो पैसे दे के करना है वही हम फ्री में कर लें, तो हमारे एड्स के पैसे भी बचेंगे और हमारा जो कमीशन है वो भी आना शुरू हो जाएगा। अब वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया, जैसे टिकटॉक है, जैसे पिंटरेस्ट है। जो पिंटरेस्ट है बहुत वायरल इस टाइम जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना 90% जो है ना वो लेडीज होती हैं, ठीक है, फीमेल्स होती हैं। तो वो फीमेल्स क्या करती हैं, शॉपिंग करती हैं, और उनको जो भी उनका रिलेटेड होता है, जैसे होम डिकोर है, जैसे ड्रेसेस है, फैशन है, जैसे मेकअप का सामान है, लिपस्टिक, इस मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, एआई के थ्रू वीडियोस बनवाते हैं। एआई के थ्रू हम जो है ना मॉडल्स क्रिएट करते हैं। जैसे मायरा खान जो है वो एक ड्रेस की प्रमोशन कर रही है ना, इसी तरह हमारा एआई से बना हुआ एक मॉडल होगा जो उस ड्रेस की प्रमोशन करेगा, और उस वीडियो को मैं क्या करूंगा, पिंटरेस्ट पे लगा दूंगा, और साथ ही मैं अपना अफिलिएट लिंक लगा दूंगा, और उस वीडियो की मैं एसईओ कर दूंगा। फिर जब वो वीडियो वायरल होगी या उसके ऊपर व्यूज आएंगे, ऑब्वियसली जो लोग उसको देखेंगे, और जाहिर सी बात है, एक मैंने सिर्फ पिक्चर लगाई है और एक मॉडल है जो पूरी मॉडलिंग करके या पूरी मतलब वो जिस तरह से भी प्रमोशन कर रहे होते हैं, ड्रेसेस को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जितने भी हमारे यूजर होंगे या हमारे व्यूअर्स होंगे, उनमें से बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट होके हमारे कस्टमर बन जाए। तो वो जब हमारे एफिलिएट लिंक से जाके बाय करते हैं तो उसका हमें कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्किल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये भी एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है? यस सर। ओके, अब यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और अगर आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ समझना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो उसके बारे में, या यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, या फिर Pinterest के बारे में, तो आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्कविस का नंबर आपके ग्रुप के अंदर ऐड है। ठीक है, तो आपको उसकी मज़ीद डिटेल जो है ना वो भी प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये देखो कि हमारा ना जितना भी डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर हम यूट्यूब ऑटोमेशन की जो बात कर रहे हैं, या Pinterest की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने रखा है पेड, और इसकी मिनिमम से हमने ना फीस रखी हुई है, और वो भी सिर्फ इसलिए रखी है ताकि जो आए वो सीरियस हो। अब आप देखो कि हमारा ये जो बूट कैंप था, इसके अंदर कितने सारे बच्चे आए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाकी सिर्फ ये था, उन्होंने देखा कि हाँ यार फ्री है, चलो मैं इनरोल कर लेता हूँ, देखूंगा नहीं, वो बात की बात है, देखना होगा देख लूंगा, नहीं तो ना से। लेकिन जब हम बात करते हैं ना स्किल्स की, जब हम टाइम अपना दे रहे हैं, तो हमें भी आउटपुट चाहिए होती है, लेकिन जब वो आउटपुट फ्री में नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करते हैं, उनके थोड़ा सा फीस रख देते हैं, ताकि जो भी आए उसको पता हो कि भाई मैंने पैसे दिए, अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो मेरा नुकसान है, इनका कुछ नहीं। आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि हमने जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया था, और इसी तरह जब यूट्यूब ऑटोमेशन का किया था, तो उसके अंदर हमने सारे के सारे बच्चे एक साथ नहीं रखे, हमने उनके ग्रुप्स बना दिए थे। ठीक है, और उस ग्रुप्स के अंदर क्या किया कि दो दो तीन तीन का ग्रुप बना दिया, ताकि हमारे लिए उन बच्चों को ट्रैक करना आसान हो जाए। ट्रैक इन सेंस कि हम उनको देखें कि इनमें से कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, किसने क्लासेस देखी हैं, किसने नहीं देखी, ताकि हम जब अपने एंड से अपना 100% दें। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई नहीं सीखता, तो फिर ये जाहिर सी बात है उसका फॉल्ट होगा। हम अपने एंड से 100% देते हैं। और इसमें आप ये देखो कि अगर मैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर 10 बंदे हैं ना, तो मैं उसके 5 ग्रुप बनाता हूँ, और पांचों की अलग अलग से क्लास लेता हूँ। ठीक है, पांचों की अलग अलग से क्लास। अगर मैं चाहूँ तो एक के अंदर भी सबको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम उसको पांचों की अलग अलग लेते हैं, ताकि पांचों जो हैं उनको उस लेवल पे जाके पढ़ाया जा सके, ताकि उनको भी समझ आए और वो भी उसके अंदर काम कर सके। ठीक है, चलो अब बताओ सर मुझे, कोई क्वेश्चन सर है एक तो। एक सवाल है सर मेरा। जी बोलें। सर अगर हम देखें पाकिस्तान में दराज जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म है जिस पर हर किस्म की चीज जो है वो सेल होती है। सो क्या
हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम वेबसाइट बनाएं, अपनी चीजों को सेल करें, जिस पर हम और चीजों को सेल कर सकें। मतलब क्या वो चली? अच्छा, मत आपका क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ना आवाज़ बहुत कट रही थी। तो मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। यही क्वेश्चन है, आप ये कह रहे हो कि जैसे दराज है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, उसके बाद भी अगर हम अपनी वेबसाइट बना के कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, यही कह रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी हमने बात की, जितनी भी गेम है ना वो सारी की सारी मार्केटिंग की गेम है। हमारे पास अगर एक वेबसाइट हम बना लेते हैं और उस वेबसाइट को इतनी ज्यादा उसकी अच्छी मार्केटिंग करते हैं कि दराज से जाने से पहले लोग हम मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो ऑब्वियसली लोग मुझसे बाई करें। अब देखो, एक वेबसाइट मैं बनाता हूँ, ठीक है, और उस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और जाके मैं देखता हूँ, अगर तो वेबसाइट जो है ना वो नॉर्मल सी होगी, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होगी, बस सेमी सिंपल सी वेबसाइट होगी, तो मैं कहूँगा यार पता नहीं फेक तो नहीं है, तो मैं जाके दराज से ले लेता हूँ। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट इतनी ज्यादा अच्छी हो, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग इतनी लेवल की हो, और लोगों को मुझ पे देखते ही ट्रस्ट आ जाए, तो ऑब्वियसली वो मुझसे बाय करेंगे, वो फिर दराज पे नहीं जाएंगे। तो गेम सारी है मार्केटिंग की। मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही कस्टमर हमारा कन्वर्ट होगा। और जरूरी नहीं है कि दराज आ गया है तो अब कोई और नहीं आ सकता, दराज को भी रिप्लेस किया जा सकता है। क्योंकि दराज जो है वो एक पूरा का पूरा स्टोर है, उसके अंदर हर तरह की चीज है। लेकिन जब हम अपना स्टोर बनाएंगे तो उसमें हम किसी एक स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट करेंगे, और जब हम एक चीज के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे तो लोग मेरे पास आएंगे उस चीज को बाय करने के लिए, ना कि उस बंदे के पास जाएंगे जिसने थोड़ा 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 सारा कुछ रखा हो। ठीक है। ओके सर, और थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन? अच्छा, टेक्निकल एसईओ के बारे में थोड़ा सा बता दें क्या होता है। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, देखो, हम एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, और वेबसाइट ओपन होने में ना थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अब जो एज अ यूजर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा यार ये वेबसाइट जो है ना स्लो है, मेरा एक्सपीरियंस बुरा होगा। अच्छा, उसके बाद मैं वेबसाइट ओपन कर ली, ओपन करने के बाद मैं फौरन नीचे गया, नीचे जाके एक पिक्चर लगी हुई थी जिसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पे भी खराब हो गया। ठीक है। फिर मैं जाता हूँ मोबाइल के ऊपर, जाके वही वेबसाइट ओपन करता हूँ। मोबाइल के ऊपर जब मैं उसको ओपन करता हूँ तो वो अच्छी नहीं नजर आती, मतलब उसका जाहिर सी बात है, आपको पता है, आप वेब डेवलपमेंट आपने उसके बारे में देखा है अभी, पढ़ा भी है। तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वो, उसका टेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया है मोबाइल के अंदर, वो मुझसे रीड भी नहीं हो रहा, और उसका जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में जो है ना वो घुले मिले पड़े हैं। ठीक है। तो जब इस तरह का एक्सपीरियंस होगा तो मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट को बंद कर दूंगा। और जब मैं वेबसाइट को बंद करूंगा तो गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि ये वेबसाइट जो है ना अच्छी नहीं है, यूजर का इसके साथ इंटरेक्शन नहीं है इस वेबसाइट के साथ, तो इसको प्रमोट नहीं कर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे से इसके मसले होते हैं, जैसे स्पीड का मसला, जैसे मोबाइल के ऊपर जो है एलिमेंट्स का इशू आ गया, ठीक है, स्पीड का मसला आ गया, इमेजेस जो है वो जल्दी लोड नहीं होती, ये सारी चीजें जो है ना वो टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर की गई। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ पेजेस हैं जो मैं चाहता हूं कि यूजर्स जो है ना इसको ना देख सकें, मैं उनको ब्लॉक कर सकता हूं। तो इस तरह के जो टेक्निकल से काम होते हैं ना वो सारे हम टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? हाँ जी, पूछें। ओके, क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो भी आगे मॉड्यूल होगा, अच्छा, प्रॉल इंडेक्स वाली चीज एक्सप्लेन करते हैं। ओके, मैं अभी कर देता हूँ। देखो, जो गूगल है ना वो हमारी वेबसाइट्स को
प्रोसेस पूरा इन शॉर्ट, ओके। एक हमारा जो गूगल है ना, उसके ना कुछ जासूस होते हैं। वो जासूस क्या करते हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और जाके उन वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब भी कोई बंदा आके सर्च करता है और उस सर्च के रिलेटेड सबसे जो रेलिवेंट वेबसाइट होती है ना, वो जाके उसको यूजर को दिखा देते हैं। ठीक है। अब क्रॉलिंग क्या है, कि हमारा जो गूगल का जासूस है वो वेबसाइट्स को एनालाइज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग करने के बाद जब उसने समझ लिया कि हाँ भाई ये वेबसाइट इस चीज के रिलेटेड है, फिर वो क्या करता है, उस वेबसाइट को उठा के अपने डेटाबेस के अंदर रख देते हैं। डेटाबेस के अंदर रखने का ये जो प्रोसेस है इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। और फिर उसका जो एल्गोरिदम होता है जो क्या करता है, क्वेरी को लेता है और डिफरेंट वेबसाइट्स के जाके साथ मैच करता है। मैच करने के बाद जो पॉसिबल रेलिवेंट रिजल्ट होता है वो उसको जाके दिखाता है। उसको हम कहते हैं रैंकिंग एल्गोरिदम। ठीक हो गया? अब आ गया समझ? चलो अब मुझे ओके ठीक हो गया। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी मॉड्यूल के अंदर। नहीं है क्वेश्चन तो फिर भी सारे थंब कर दो एक दफा, मुझे पता चल जाएगा कि नहीं है क्वेश्चन। इंडिकेट किया करो ना, बताया करो कि हाँ कुछ नहीं है। ओके, बाकी भी जल्दी से। ओके चलिए ठीक है, फिर अब मैं जाता हूँ। आप अपने सर के साथ दोबारा कंटिन्यू करें, फिर इंशाल्लाह और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको सर नुमान आप इधर ही हैं? जी जी, मैं इधर ही हूँ। बहुत बहुत ओके। शुक्रिया सर आपका, अपनी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया, एसईओ के बारे में बताया। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच आपका, आपने इनवाइट किया। अच्छा, बेसिकली हमने यहाँ तक चीज़ें सारी देख ली और हमें आइडिया हो गया कि एसईओ क्या होता है और एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह कल ग्रुप में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कल बेसिकली जो सर जुनेद होंगे, बेसिकली वो आपको डिटेल में रिसर्च के बारे में बताएंगे और उसका एक टच देंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं जो इस तरह के डिफरेंट और भी जो चीज़ें हैं रेलिवेंट टू इंटर्नशिप्स कह सकते हैं, स्कॉलरशिप्स कह सकते हैं, या फिर रिसर्च कह सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों का एक अच्छे से आपको आइडिया हो जाए कि असल में रिसर्च क्या होती है। ठीक है, और उनका जो फ्री बूट कैम्प है वो भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेवेंट टू वेबसाइट फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और चीज़ से, तो वो मुझसे पूछ सकता है। नहीं तो फिर इस क्लास को आज हम इसी को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।